दोस्तों 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे जो अभी हमें फेस करने बाकी थे। भारत में लगभग 526 प्रिंसली स्टेट्स बिखरे पड़े थे। स्ट्रॉन्ग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम अभी बिल्डअप नहीं हुई थी। पार्टीशन की वजह से रिफ्यूजीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसी के अलावा भारत के कुछ एरिया ऐसे भी थे जो अब तक फॉरेन कंट्रीज के कब्जे में थे। जैसा कि आप अभी इस मैप में देख सकते हो, गोवा, दमन, दीव और दादरा एंड नगर हवेली, ये एरिया भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे। इन सभी एरिया को कॉमनली स्टाडोडा इंडिया कहा जाता था। आज भी यहाँ पे कई जगह इंडो पोर्चुगीज लैंग्वेज बोली जाती है। गोवा ये फर्स्ट इंडिया की टेरिटरी है जिसने किसी फॉरेन इन्वेजन का सामना किया था और यही लास्ट टेरिटरी भी साबित हुई जिसे सबसे आखिरी इंडिपेंडेंस मिला है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, भारत के इतने छोटे एरिया को एक्वायर करने के लिए हमें इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 15 साल का समय क्यों लगा? हमारे पास फौज और पूरी अथॉरिटी होने के बावजूद आखिर हमने 1947 को ही गोवा को रिकैप्चर क्यों नहीं किया? क्या हमारी तब ये प्रायोरिटी नहीं था या फिर पॉलिसीज में ही कुछ दिक्कत थी? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Why has India taken this action against Goa? Because, as the Prime Minister said a few weeks ago, India's patience has been exhausted after trying for 14 long years since our independence to settle this problem peacefully. जहाँ तक गोवा का सवाल है, वहाँ भी हमारी नीति वही शांति की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ कि गोवा एक इम्तिहान हमारा, अगर आप चाहें है, अगर गोवा एक इम्तिहान कहिए पोर्चुगल का, हाँ है। वास्को दी गामा ये फर्स्ट पोर्तुगीज यूरोपियन था जिसने यूरोप से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कैसे पहुंचा जाता है उसका सी रूट ढूंढ निकाला था साल 1500 में। तब गोवा में आदिल शाही का राज था। अब वहां से 10 साल बाद 1510 में पोर्तुगीज का एक गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकुर्क गोवा कैप्चर करता है और उसे अपनी कैपिटल डिक्लेयर करता है। तब के गोवा का मैप जो पोर्तुगीजों ने अपने लिटरेचर में दर्ज किया था वो एग्जैक्ट मैप आप साइड में देख सकते हो। अब 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पोर्तुगीजों के कंट्रोल में था जब तक भारत ने बाय फोर्स उसे कैप्चर नहीं किया। We have never abjured the use of force as a last resort. We have always advocated the peaceful settlement of disputes as between civilized nations and governments. But you'll forgive me for saying that Portugal is living in medieval ages and they do not understand our language nor your language, if I may say so. अब 1947 को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम डायरेक्ट उसे इंडिया में मर्ज नहीं कर पाए क्योंकि ना ही उसे ब्रिटिशों ने जीता था और ना ही वो किसी प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा था, इसलिए हमारी डायरेक्ट अथॉरिटी उस पर नहीं बनती थी। अब जून 1946 की बात है, राम मनोहर लोहिया जो एक इंडियन सोशलिस्ट लीडर थे, वो अपने दोस्त जूलियो मेनेझेस जो घुमंतक प्रजामंडल के फाउंडर थे उनसे मिलने गोवा जाते हैं। अब जूलियो गोवा की पूरी सिचुएशन राम मनोहर लोहिया के सामने रखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पोर्तुगीज ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों राम मनोहर लोहिया जूलियो को सजेस्ट करते हैं कि हम नॉन वायलेंट गांधीयन टेक्निक के थ्रू गवर्नमेंट को अपोज करेंगे और बाकी के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को साथ लेके नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है। लेकिन 18 जून 1946 को पोर्तुगीज इन प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पूरे सिविल राइट्स को हटाते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों इन्हीं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के साथ साथ एक फ्री गोवा पार्टी थी, आजाद घुमंतक दल। ये पोर्तुगीजों पे वायलेंट अटैक करना शुरू करते हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस, इकोनॉमिक टारगेट्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइन, रेल ट्रांसपोर्ट, इन सबको बंद करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे इन प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इंडियन गवर्नमेंट का उन्हें ओपन सपोर्ट नहीं था और ना ही हम दे सकते थे। हालांकि उस आज़ाद घुमंतक दल में ज़्यादातर प्रोटेस्टर इंडिया से ही थे। पूरा फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और आर्मामेंट सपोर्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों 27 फरवरी 1950 की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्तुगीज गवर्नमेंट से इंडिया में मौजूद पोर्तुगीज कॉलोनीज को लेकर ऑफिशियल ओपन निगोशिएशन स्टार्ट कर दिए। लेकिन पोर्तुगीजों का मानना था कि हमने जब 1510 में गोवा एक्वायर किया था
तब इंडिया जैसा कोई देश ही नहीं था। इसलिए हम ये मानते ही नहीं कि गोवा इंडिया का पार्ट है और हमने यहाँ कॉलोनीज बनाई है। इसलिए ये ट्रांसफर नॉन निगोशिएबल है और इंडिया को कोई राइट्स नहीं है इसे क्लेम करने के। लेकिन दोस्तों, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसे वापस लाने की, इसलिए हमने अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। 1954 में वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसी साल पुर्तगाल पे सैंक्शंस लगाए गए जो 1961 तक चले। 15 अगस्त 1955 को लगभग 3000 से 5000 अनआर्म इंडियन एक्टिविस्ट गोवा में जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन पर पोर्तुगीज पुलिस ऑफिसर्स अटैक करते हैं, जिसमें लगभग 20 से 30 लोग मारे जाते हैं। अब इस इंसिडेंट की वजह से पोर्तुगीज को इंटरनेशनली भी निंदा झेलनी पड़ी। अब दोस्तों 24 नवंबर 1961 की बात है। साबरमती नाम की एक पैसेंजर बोट इंडियन पोर्ट कोची से पोर्तुगल आइलैंड अंजी देवी पर जा रही थी। तभी पोर्तुगीजों को लगता है कि इसमें ट्रूप्स भरकर आ रहे हैं और उस बोट पर ओपन फायर किया जाता है, जिसमें कई सिविलियंस मारे जाते हैं। और यही मेन रीजन मिला गोवा पर मिलिट्री एक्शन करने का। 10 दिसंबर 1961 को हमारी तीनों सेनाएं पहली बार एक साथ गोवा पर अटैक करती है और सिर्फ 36 घंटों में पोर्तुगीजों को सरेंडर करना पड़ता है। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन विजय, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। गोवा इंडिया का हिस्सा है ये पोर्तुगीज मानने को ही तैयार नहीं थे जब तक वहां की सरकार नहीं बदल जाती। फाइनली 1974 में वहां के कार्नेशन रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया और हमारे साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी गोवा लिबरेशन की। इसलिए गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।